Hello dear student, today I will explain immunology. This is a first lecture of immunology. यह वीडियो फर्स्ट है इम्यूनोलॉजी का. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन राइजेज व्हाट इज इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी क्या होती है एंड व्हाई स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी की हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना है. आइए हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं. देखिए ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में, नेचर में सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ कंपोनेंट की नीड होती है. जैसे कंपोनेंट की नीड के तौर पर क्या है, फूड है, वाटर है, ठीक ना. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जब वो भूखा रहेगा, हंगर होगा, तो वो फूड लेगा, फूड के साथ साथ वाटर भी लेगा. और इन सब वाटर फूड के साथ साथ इसके साथ में इंटर कर जाता है पैथोजन भी. पैथोजन भी क्या कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं. वो नेचर में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होते हैं. इसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए ब्रीथिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, सांस लेता है. और जब ब्रीथिंग की प्रोसेस स्टार्ट करता है ना, तो उसके साथ में क्या लेता है, एयर भी लेता है. और एयर के साथ साथ सेवरल टाइप्स के पैथोजन प्रेजेंट होते हैं एयर्स में, एनवायरनमेंट में. तो पैथोजन भी क्या करता है, इसके बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है. और हम सबों की इस बात की जानकारी है कि भाई पैथोजन जो होता है उसका नेचर क्या होता है, डिजीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और पैथोजन के तौर पर कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस हो सकते हैं. इस सारे कंपोनेंट हमारे बॉडी में जब इंटर करते हैं तो उसके साथ साथ एयर हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, उसके साथ साथ क्या इंटर कर जाते हैं, पैथोजन करते हैं. तो पैथोजन क्या करेगा, इस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जब ये सारा मैटर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटामिनेटेड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कंटामिनेशन ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया. इस फूड वाटर के साथ क्या इंटर कर जाता है भाई, पैथोजन कर जाता है. और पैथोजन क्या करता है, इस ऑर्गेनिज्म को डिजीज करता है. क्या करता है, डिजीज करता है. अब इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, अपने आप को ऑर्गेनिज्म डिफेंस करने के लिए एक सिस्टम को डेवलप करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम. क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं. समझ में आ रहा ना, इम्यून सिस्टम बोलते हैं. देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ब्लड से, ठीक ना. यहाँ पर मैं ब्लड वेसल्स बना है और इसमें ब्लड में क्या फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है. इस ब्लड में हजारों टाइप्स के, थाउजेंड टाइप के प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और फ्लो करते रहते हैं. इसमें से एक जो प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबिन होता है. क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है. इम्यूनो का मतलब होता है एल्बुमिन होता है, और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक ना. अब इस ग्लोबिन में तीन तरह के प्रोटीन होते हैं. एक अल्फा प्रोटीन होता है, बीटा प्रोटीन होता है, गामा प्रोटीन होता है. यही जो गामा प्रोटीन है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है पैथोजन को किलिंग करने के लिए. समझ में ना, पैथोजन के अगेंस्ट काम करने के लिए ही गामा ग्लोबिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है. इस इम्यूनोग्लोबिन को हम लोग, इस इम्यूनोग्लोबिन से क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है. क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है. एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है. एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट होता है. और बॉडी का मतलब क्या होता है, पैथोजन. तो पैथोजन के अगेंस्ट कौन रोल प्ले करता है भाई, एंटीबॉडी करता है. कौन रोल प्ले करता है, एंटीबॉडी करता है. एंटीबॉडी का सबसे पहले टर्म WHO ने दिया था. WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. यह एक कम्युनिटी होती है जो पूरे वर्ल्ड में डिजीज के बारे में स्टडी करने का काम करती है. और यह 1964 में इस टर्म को दिया था, एंटीबॉडी. जब एंटीबॉडी बन जाता है ना, तो इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर करता है. इस ऑर्गेनिज्म के जो इन्फेक्टेड है पैथोजन से, ये क्या करता है कि इंटर करता है इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में. और जैसे फर्स्ट इंटर करता है तो सबसे पहले उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि किस तरह का पैथोजन है. समझ में आ रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करता है. पहले ही अटैक नहीं करता है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा. जब उसको समझ में आ जाएगा कि यह हमारे बॉडी के लिए नुकसान पहुंचाने का काम करेगा पैथोजन, तब उसको क्या करता है, रिस्पांस देना स्टार्ट कर देता है. किसको भाई, पैथोजन को. और जब रिस्पांस करता है तो पैथोजन की किलिंग हो जाती है. और जब किलिंग हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम. इतनी बात समझ में, इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जब उसको किसी भी तरह का पैथोजन इन्फेक्शन करता है
तो ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन से क्या बनता है भाई, एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, सबसे पहला उसका काम क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन का होता है, उसके बाद रिस्पांस देता है। जैसे कि रिस्पांस देता है तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? देखिए एंटीबॉडी को हम लोग ना, एंटीबॉडी को AB से हम लोग दर्शाते हैं और इम्यूनोग्लोबिन को IG से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और AB से, एंटीबॉडी को AB से रिप्रेजेंट करते हैं और इम्यूनोग्लोबिन को IG से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। कुछ यहाँ पर मैंने डिफरेंस कर रखा है कि एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन पढ़ रहा, इम्यूनोग्लोबिन रेफर्स टू एनी क्लास ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू प्रोटीन इन द सीरम एंड सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम विच फंक्शन एंड एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है किसी भी क्लास के, किसी भी क्लास से किसी भी क्लास को बनाने का काम करता है यह सीरम। जिसे इम्यूनोग्लोबिन के 5 क्लास होते हैं, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE। तो ये 5 क्लास होते हैं, 5 क्लास प्रेजेंट होते हैं। और ये इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एंटीबॉडी के तौर पर। समझ में आ रहा है ना। सेकंड इसका एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी का क्या रोल क्या होता है, एंटीबॉडी रेफर टू ग्लोबिन प्रोटीन। एंटीबॉडी एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन बताया ना, गामा ग्लोबिन होता है, या गामा ही ग्लोबिन क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी रेफर्स टू ग्लोबिन प्रोटीन which is produced by B cell in response to a particular antigen। देखिए जब यह एंटीजन इस पैथोजन इसके बॉडी में इंटर करता है तो एंटीबॉडी क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन करता है, और जैसे ही रिकॉग्निशन करता है रिस्पांस के लिए रिस्पांस देता है। तो बी सेल क्या करती है कि बी सेल सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगी, रिकॉग्नाइज करने के बाद यह एंटीबॉडी को क्या करेगी, बनाना शुरू कर देगी। किसके प्रति भाई, एंटीजन के प्रति। समझ में ना। तो एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी बी सेल बनाती है, समझ में ना, जब पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती है तो। और इम्यूनोग्लोबिन जो होता है एक क्लास होता है, ये डिफरेंट एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड डिफरेंस होता है, अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल। बी सेल के ये सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कौन, यह इम्यूनोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है सरफेस पे। जैसे मान लीजिए कि बी सेल है, बी सेल के यह सेल सरफेस प्रेजेंट हो गया। लेकिन यह एंटीबॉडी जो होता है फ्रीली अकर्स इन सर्कुलेशन। ये फ्रीली क्या करता है, सर्कुलेशन में, यहाँ पर हमें बनाया ना, सर्कुलेशन में ये ब्लड वेसल्स में फ्रीली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट इसका आता है, हैज ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन इन ऑर्डर टू बी अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल। जैसे मान लीजिए कि बी सेल है ना, तो कोई भी सेल होगा, चाहे बी सेल हो या किसी भी तरह का सेल होगा, तो उसके उस सेल को चारों तरफ से सराउंड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा में लिपिड बाई लेयर होती है, और इसी लिपिड बाई लेयर में क्या होता है कि यह इम्यूनोग्लोबिन जो होता है बाइंड रहता है। जब पूरी तरह से बाइंड रहता है इस मेम्ब्रेन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होता है। लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है, डज नॉट हैव ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, में किसी तरह का डोमेन नहीं होता है जिससे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड की। क्यों भाई, क्योंकि फ्रीली मूव करता है, ये अटैच रहता है सरफेस से। जब सरफेस से अटैच है इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। नेक्स्ट आता है 5 क्लास होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन के कितने क्लास होते हैं भाई, 5 क्लास होता है। IgG होता है, IgM होता है, IgA होता है, IgD होता है, IgE होता है। लेकिन एंटीबॉडी का क्या होता है, ए पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर पैथोजन। एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर होते हैं, ठीक ना, उनका नेचर स्पेसिफिक होता है। किसी भी एक पैथोजन के प्रति अपना डिफेंस, मतलब अपने को आप एक्सप्रेस करेंगे किसी एक पैथोजन के प्रति। ये नहीं कि मल्टीपल डिफरेंट टाइप के पैथोजन आ रहा है तो एक ही एंटीबॉडी सबों के प्रति एक रिस्पांस दे रहा है, ऐसा नहीं है। समझ में ना। तो ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर प्रोटीन पैथोजन, पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति पर्टिकुलर एंटीबॉडी रिस्पांस देता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ हेवी चेन। अभी स्ट्रक्चर हम अभी हम लोग पिछले लेक्चर में स्टडी करेंगे इम्यूनोग्लोबिन का हेवी चेन क्या होता है, लाइट चेन क्या होता है, उसके बारे में अभी डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि हेवी चेन जो होता है ना, वह हेवी चेन से
इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, फंक्शन डिपेंडेंट रहता है, उसको हेवी चेन वर्क करती है तो इम्यूनोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है। नॉन सेल्फ एंटीजन्स आर रिकॉग्नाइज बाई स्पेसिफिक एंटीजन आर न्यूट्रलाइज बाई एंटीबॉडी। नॉन सेल्फ का मतलब देखिए, मतलब हमारे बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और जब एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो हमारे शरीर में भी तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इन सबों के प्रति हमारा एंटीबॉडी अगेंस्ट काम नहीं करता है। नॉन सेल्फ का मतलब हमारे बॉडी के शरीर से बाहर का वो कोई पैथोजन हो, किसी तरह का पैथोजन हो, उसका नेचर चाहे लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, उसके प्रति क्या करता है कि एंटीबॉडी रिस्पांस करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में? नॉन सेल्फ का मतलब शरीर से बाहर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सेल्फ बोलेंगे। तो ये एक डिफरेंस हो गया इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी में। अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटे से चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ब्लड है, ब्लड में क्या होता है भाई, सेलुलर पार्ट होता है। हम सबों की इस बात की जानकारी सेलुलर पार्ट है। सेलुलर पार्ट के तौर पर कौन सा, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। और इसी ब्लड में क्या होता है, लिक्विड पार्ट भी होता है। क्या होता है, लिक्विड पार्ट भी होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब इससे हम लोग के क्या, सीरम को हम लोग को क्या बनाना है, सीरम को प्रिपेयर करना है इस ब्लड से। तो कैसे सीरम को बनाने की, कैसे बनाते हैं हम लोग सीरम, ब्लड से क्या बनाना है हम लोग को, सीरम बनाना है। तो देखिए, हमने इस एक 3 ट्यूब बनाए हैं, एक फर्स्ट ट्यूब, सेकेंड, थर्ड ट्यूब बनाए हैं, ठीक ना, टेस्ट ट्यूब बनाए हैं। इसमें ब्लड को हम लोग क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा चारों सेल्स इसमें प्रेजेंट है। ये रूम टेम्परेचर पर ना 30 मिनट के बाद क्या होता है, ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। क्यों क्लॉट हो जाता है भाई, क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट नहीं है। एंटीकोगुलेंट क्या करता है कि ब्लड को क्लॉटिंग होने से रोकने का काम करता है, लेकिन इसमें एंटीकोगुलेंट न होने की वजह से यह रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट के बाद क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। समझ में? जैसे ही ब्लड क्लॉट हो गया, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा 15 मिनट के लिए 2500 आरपीएम पर इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और जैसे ही रोटेट करते हैं, इसमें जो हेवी पार्ट होता है, जो सेलुलर पार्ट होता है, क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ बढ़ जाता है, और जो हल्का और लिक्विड पार्ट होता है ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और इसी प्लाज्मा में से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉट होने से बचाने का काम करते हैं। तो इसी में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। बात समझ में? सीरम किसे कहते हैं भाई, प्लाज्मा को ही बोलेंगे। लेकिन प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट रहेगा तो नहीं बोलेंगे, यदि क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहेगा तब इसको हम लोग क्या, सीरम नहीं बोलेंगे। और जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स नोन एज सीरम। प्लाज्मा ऐसा होना चाहिए जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे।